नमस्कार, खरी बात आदित्य के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज खरी बात में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव साहब। बहुत स्वागत करता हूं मैं। जी आदित्य जी, प्रणाम। सर, ऐसा क्या हुआ कि चुनाव हार गए, उसके बाद बाबा एकदम शांत बैठ गए? बाबा की तासीर नहीं है शांत बैठना, किस बात की शांति? मैं शांत नहीं बैठा, हालांकि मेरा स्वभाव शांति है और वो तो बना रहेगा। बाकी जहाँ तक पार्टी का काम करना है, शायद मैंने पिछले 5-10 सालों में इतना काम नहीं किया होगा जितना अभी कर रहा हूँ पार्टी का। क्या आपके मित्रों ने आपको धोखा दे दिया सर? नहीं, मित्रों वाली बात, धोखे वाली बात नहीं है। देखिए, राजनीति है या कोई भी फील्ड है, इसमें प्रतिस्पर्धा रहती है। संबंध के लोगों में भी रहती है, जिन्हें हम मित्र कहें उनमें भी प्रतिस्पर्धा रहती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहती है। मालूम रहता है कि प्रतिस्पर्धा है और मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि उस प्रतिस्पर्धा में संबंध बने रहें। तो वो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया। बाकी मुकाम है, जहाँ तक पहुँचे हैं, जो मिले मुकाम वो को कबूल है। सोशल मीडिया में बीच में एक प्रदेश अध्यक्ष बनने की आपके जिक्र हुआ। आप सोशल मीडिया में लिखा है, बघेल जी ने आपको शुभकामनाएं भी दे दी। शुभकामना देने के बाद ऐसा तो नहीं कि मतलब मंसूबे पर पानी फेर दिया, उसके बाद फिर वो ऑर्डर नहीं आ पाया? क्या कारण थे इसमें? अगर 2013 का चुनाव देखें तो चुनाव के नतीजे जब अनुकूल नहीं आए तो पीसीसी अध्यक्ष जी ने इस्तीफा दिया। 2008 के चुनाव को देखें, 2008 का भी चुनाव अगर ले लें, नतीजे अनुकूल नहीं आए तो इस्तीफा हुआ। तो एक ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि चुनाव में अगर परिणाम नहीं अच्छे आ रहे हैं तो पीसीसी अध्यक्ष हो सकते हैं। राहुल जी ने तो खुद ही एक तासीर पेश की। विधानसभा में सबको उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार दोबारा आएगी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे आकलन हो, चाहे पार्टी हो, चाहे मैं हूँ। मुझे भरपूर उम्मीद थी। सीट कितनी आएंगी एक अलग बात है, लेकिन पार्टी जीतेगी, ये भरपूर उम्मीद थी। नहीं जीतने फिर जवाबदारी किसी न किसी पे, और पीसीसी की बात वहाँ से चालू हुई। फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भी परिणाम अनुकूल नहीं आए, पीसीसी के प्रेसिडेंट चेंज हुए। तो वो जो सिलसिला था कि पार्टी चेंज कर रही है और ऐलानिया था कि संगठन में चेंजेस होंगे, तो छत्तीसगढ़ में भी चेंज हो सकता है। उसमें नाम, फिर जो नाम आए उसमें 20 एक नाम अगर आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में, तो एक नाम मेरा भी आ जाता है कि ये भी हो सकते हैं। तो उसके अलावा अभी सीरियसली कोई चेंज करने की बात हो, ऐसे कोई संकेत नहीं है। राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव हैं सर। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हम देख लें, महिला आरक्षण को लेकर देख लें, एग्रेशन दिख रहा है। और विपक्ष में एग्रेशन दिखना भी चाहिए, क्योंकि जनता का आईना होता है विपक्ष। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है। राहुल गांधी का असर यहाँ कम है क्या? मैंने हमेशा ये माना है और आज भी मानता हूँ, और यही मैंने हमेशा कहा, अपनी भी कई बार बात हुई कि इंडिया की अगर टीम है तो सब सहवाग नहीं होंगे, सब गावस्कर या सचिन तेंदुलकर नहीं होंगे, राहुल द्रविड़ भी होंगे। बट कैप्टन को तो अच्छा खेलना पड़ेगा सर। अच्छा तो खेलना पड़ेगा, लेकिन स्टाइल अलग अलग, डिलीवर तो करना पड़ेगा, वरना कप्तानी चेंज होती है। 2.5 साल हो गया सर विष्णुदेव साय सरकार को। 13 दिसंबर को शपथ ली थी सरकार ने। 2.5 साल बहुत होता है किसी सरकार को परखने के लिए। एक भी भ्रष्टाचार का मामला आप लोग नहीं निकाल पाए सर। मतलब सरकार ठीक चल रही, बढ़िया चल रही है, 10 पे 10 नंबर? मेरे ख्याल से नंबर तो मैं 4 से ज़्यादा नहीं दूंगा। नंबर की जहाँ तक बात है, भ्रष्टाचार के मामलों में देखिए, पीसीसी प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रखा कि इतनी इतनी ये बातें हैं, यहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, वहाँ ये गड़बड़ हो रहा है, शराब में अभी भी कमीशन चल रहा है, रेत का मामला चल रहा है। हर डिपार्टमेंट में देखिए तो इतने परसेंटेज की बात आती। कोई डिपार्टमेंट, व्यक्ति छोड़ दीजिए, एक आध कोई हो सकते हैं, कहीं भी ये बात नहीं है कि नहीं चल रहा है और पार्टी ने ना उठाया हो। सरकार कितना सुन रही है, कितना उसमें करेक्ट कर पा रही है, वो उनके ऊपर है। लेकिन कोई विभाग मेरे ख्याल से इससे बचा हुआ हो, मेरी जानकारी में नहीं। मामला सामने क्यों नहीं ला पा रहे हैं? सबूतों के साथ खड़े होना चाहिए पीसीसी को कि भाई ये है, मंत्री को इस्तीफा मांगना चाहिए। बिल्कुल, अगर सबूत है तो केवल बयान, केवल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस,
क्या यही केवल जवाबदारी है विपक्ष? हम लोग तो केवल विपक्ष हैं। आप देखिए राष्ट्रीय स्तर की टॉप मोस्ट एजेंसीज जो हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, जिनके ऊपर ये भी बात आती है कि इनका राजनीतिक दुरुपयोग भी हो रहा है, वो कितना सबूत ला पाते हैं? आपने जेल में भी डाल दिया। विपक्ष के पास तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो जिनके पास सारा तंत्र है, ना जाने कितने अधिकारी हैं और कितने सूचनाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप एक्सचेंजेस हो रहे हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं। हम आप अगर मांगेंगे तो कंपनी देगी? नहीं देगी। कहीं पर कोई सबूत है, कहीं विभाग में सबूत है, कहीं किसी के ऑफिस में जाके आपको जानकारी लेना है या उनके दस्तावेजों को खंगालना है, तो हमारे आपके पास अधिकार है? नहीं है। हम लोग जो बात सुनते हैं ये मानते हैं कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। तो लोगों को सचेत करना विपक्ष की भूमिका, मीडिया को भी उस हद तक विपक्ष का रोल अदा करने वाला हम मान सकते हैं। दोनों पक्ष रखिए, लेकिन कहीं बात उठ रही है तो जनहित में मीडिया भी उठाए। सबूत हासिल करना जब वो एजेंसियां नहीं कर पाती हैं तो सबूत विपक्ष के हाथ किस माध्यम से आएगा? असंभव है। आप भी सरगुजा से हैं, साय साहब भी सरगुजा से हैं, कैसे देख रहे हैं उनके 2.5 साल के कार्यकाल को? व्यवहार में तो अच्छा है उनका व्यवहार। जहाँ तक व्यक्तिगत व्यवहार की बात है, मैंने नहीं सुना कि कोई बदले की भावना से कहीं कार्रवाई की हो, या अपने सीएम होने के कुर्सी की ताकत जो एक आती है, पूरा प्रशासनिक अमला आप हाँ कह देते हो तो हाँ हो जाता है, ना कह देते हो तो ना हो जाता है, करीब करीब काफ़ी ताकत होती है एक मुख्यमंत्री के पास। तो उसका दुरुपयोग मैंने नहीं सुना। लेकिन उस जगह पे बैठने के बाद कामों में वैसी प्रगति दिख रही है, वो नहीं दिख रहा। बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां आ रही हैं बार बार। शिक्षा विभाग में आपने गवर्नमेंट के ढांचे को ऐसा प्रभावित किया कि टीचरों की भर्ती कहीं वो नहीं की और जो थे उनमें भी कमी ले आई, सेटअप में आप कमी ले आए। स्वास्थ्य विभाग के काम में आप देखिए काफ़ी गिरावट आई है। एज अ मुख्यमंत्री ये सारी जवाबदारी आपके पास प्रथम, आप बराबरी में इक्वल्स में आप नंबर 1 हैं मंत्रिमंडल के, तो सारे मंत्रिमंडल की समीक्षा के साथ उसमें करेक्शन करने की भी जवाबदारी। जीएसटी के विभाग में आप देख लीजिए किस प्रकार से वसूली हो रही, व्यापारियों की स्थिति को आप देख लीजिए, लोग संतुष्ट नहीं हैं। एक सीधा सवाल है सर मेरा, बघेल जी अगर गृह विभाग में हस्तक्षेप नहीं करते तो क्या उम्मीद करें कि ताम्रध्वज साहू के रहते नक्सलवाद खत्म हो जाता? क्योंकि ये अक्सर कहा जाता था कि ताम्रध्वज साहू साहब को काम करने नहीं दिया गया। नहीं, देखिए कांग्रेस के शासनकाल में नक्सल गतिविधियां कितनी हुई, पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा कम। अगर नियंत्रण नहीं होता, जो बात आती है कभी कभी कि कितना फ्रीडम था या क्या था, वो हो सकता है पोस्टिंग ट्रांसफ़र इत्यादि ये सब में कहीं ऐसा लगता हो कि दिक्कत है। हम लोग को भी दिक्कत महसूस होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि चीफ सेक्रेटरी जो थे उनकी राय ये बलवती इसमें हो गई कि ट्रांसफ़र्स को लेके एक आवश्यकता और मांग भी थी कार्यकर्ताओं के बीच में से भी और वस्तुस्थिति में भी कि कहीं हो। तो वो बात में हो सकता है कि कितना किसके हिसाब से क्या हुआ। शिक्षा विभाग में बात आई तो कहीं दूसरी भी बात आई, लेकिन मेरी सुझाव के हिसाब से भी ट्रांसफ़र नहीं हुए। एक बार तो मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया कि मैंने भी कई नाम सुझाए थे, वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारी तंत्र मुझे लगता है कि इसमें बीच में आया। लेकिन नीतिगत अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस के शासनकाल में नक्सली गतिविधियों में काफ़ी कमी आई और बटालियंस का सिलसिलेवार एक के बाद एक क्रमबद्ध उनको बैठाना और एक डोमिनेशन, जो क्षेत्र का डोमिनेशन कहते हैं, उसको हासिल करना, ये उसी शासनकाल में हुआ। जिन अधिकारी को आपने जवाबदारी दी, सुंदरराज जी वहाँ पर पहले डीआईजी थे, फिर आईजी के रूप में उनको 5 साल तक रखा गया, वही सुंदरराज अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे लंबा कार्यकाल हो गया, सबसे लंबा कार्यकाल और असरदार। कांग्रेस के समय से उनको अगर नहीं माना जाता तो सबसे पहले हटाते। कोविड के समय स्थितियां बहुत खराब हुई, क्या बाबा को दूर रखने के चलते खराब हुई छत्तीसगढ़ में? नहीं, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा काम अधिकारियों ने किया। कोविड में जो टीम थी स्वास्थ्य विभाग की,
अपने ऊपर खतरा लेकर देश में वॉर रूम इत्यादि इस्टेब्लिश करने में कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ एक नंबर पे था। वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने पाई, बाकी दवाइयों की कमी नहीं होने पाई, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने पाई। जहाँ थी व्यवस्थाएं उसको बढ़ाना, अस्पतालों में व्यवस्था करना, आपके जिसको हम आईसीयू के बिस्तर कहते हैं, नई की 12 व्यवस्था थी, ऑक्सीजन इत्यादि के प्लांट इस्टेब्लिश करना, ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट इस्टेब्लिश करना, जो छोटी इकाइयाँ ऑक्सीजन जनरेट करने वाली थी वो मशीनों को लाना, अस्पतालों में बिस्तर की जब कमी हो रही थी तो अन्य बिल्डिंगों को लेना और उसमें लोगों को वहाँ पर रखना, फिर होम आइसोलेशन इत्यादि की व्यवस्था बनाना, घरों में दवाई पहुँचाना। जितना मुझे लगता है कि ठीक है, कहा जा सकता है कि शायद कुछ और किया जा सकता, वो हमेशा फिर उतनी ऐसा क्यों होता गुंजाइश कि होती है। कोविड की एक बैठक थी, तत्कालीन सीएम साहब के डिप्टी सेक्रेटरी ने कहा कि इसमें स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम है, और उस बैठक में हम सब कुछ हम ही कर रहे हैं, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री का क्या काम है? याद होगा आपको प्रकरण? नहीं, मेरे को ये तो नहीं याद है कि किसी ने ये कहा, लेकिन एक बैठक ऐसी हो गई थी जिसमें कोविड की आपात बैठक थी और स्वास्थ्य मंत्री को खबर नहीं थी या बुलाया नहीं गया था। उसी ये बैठक की बात कर एक बैठक हुई थी, किसने क्या बोला ये तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मेरी उस समय भी स्पष्ट राय थी, आज भी स्पष्ट राय है कि स्वाभाविक है कि स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया जाना चाहिए था। सौम्या चौरसिया जी का बहुत इंटरफेरेंस था आपके विभाग में। क्या आपने कभी कोई पत्र भी लिखा था सोनिया गांधी को इस विषय पर लिखकर, या राहुल गांधी को, या ऊपर में किसी को बताया था? सोम्या जी का हस्तक्षेप मेरे विभाग में तो नहीं था, और इस संदर्भ में सोनिया जी को भी मैंने पत्र नहीं लिखा। पत्रकारों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन आरोप लगा कि आपके चलते भी कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई। क्या कारण मानते हैं? ये मैं ज़रूर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पत्रकारों का बहुत स्नेह मिला। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, राजनीतिक जीवन काफ़ी लंबा होता है, 40-50 साल हो जा रहे हैं अब राजनीतिक जीवन में, लेकिन मीडिया ने मुझे बहुत स्नेह दिया, मैं कभी सोचा भी नहीं था। और कुछ लोगों पे एक्शन होना, जहाँ वाजिब है वो ठीक है, जहाँ गैर वाजिब है वहाँ अनुचित है, कि किसी का किसी से संबंध है इसलिए उनको परेशान करो, कि उनको चैनल से हटा दो, इत्यादि इत्यादि। ये स्वस्थ नहीं है, उसका लाभ नहीं होता कभी भी। संदेश हमेशा नेगेटिव जाता है, और कहीं से भी ऐसी कार्रवाई होती है तो आप ये मान के चलिए लंबे में उसका नुकसान। 250 से ज़्यादा पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि दूरियां बनी हुई है। लास्ट टाइम मुझे नहीं लगता कि कभी बघेल साहब ने या आपने भी 2.5 साल में कभी पत्रकारों को बुलाया। जैसे मुझे पहले बहुत अच्छे से याद है कि उनके खेत में पार्टी हुआ करती थी, पत्रकारों को बुलाया जाता था, बैठा जाता था, आपसे भी अनौपचारिक चर्चा हो जाती थी। दूरियां क्यों? कांग्रेस भाई कहा जाता है कि पत्रकार का सबसे बड़ा साथी विपक्ष होता है, विपक्ष का सबसे बड़ा साथी पत्रकार होता है। आज भी कांग्रेस से दूरियां क्यों हैं? क्यों लोग घुल नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि 13 से 18 में जब आप विपक्ष में थे, जब आपने घोषणा पत्र तैयार किया था, कुछ नहीं था कांग्रेस पार्टी के साथ पास, लेकिन पत्रकारों ने पूरा साथ कांग्रेस पार्टी को दिया था हर मोर्चे पर। लेकिन दूरियां बहुत बढ़ गई बाबा, क्या कारण है? नहीं होना चाहिए। अगर दूरी बढ़ गई है या महसूस भी हो रही है कि दूरी हो, तो नहीं होना चाहिए। अपने तरफ से मैंने प्रयास भी किया कि समय समय पर अगर ऐसा लगता है कि कुछ गैप हो जा रहा है तो हम लोग हाथ बढ़ाते हैं, मीडिया के साथियों को बुलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इत्यादि करना। ये एक व्यवहारिक बात, कभी कभी भोजन साथ लेना, ये नहीं हुआ है 2.5 साल में, तो ये होना भी चाहिए। और इस भाव से होना चाहिए कि उसके बाद मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करने के लिए। आपने अगर संबंध बनाए तो ये अपेक्षा या उम्मीद करना कि नहीं अब मैं कहूँगा ए तो ए, अभी दिन है तो दिन, रात है तो रात, बिल्कुल गलत। संबंध आपके आत्मीय होने चाहिए और दोनों तरफ ये भाव होना चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से हम लोग काम करें। जो आपकी सरकार नहीं कर पाई, अमित शाह और शायद सरकार ने कर दिखाया, नक्सलवाद का खात्मा। किस तरह से देख रहे हैं? और आज बड़ा आरोप भी उन्होंने लगा दिया कि आपकी सरकार ने नक्सलवाद उन्मूलन के विषय पर केंद्र सरकार का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। एकदम गलत, एकदम गलत। और मैं कहूँगा, हालांकि वो देश के गृह मंत्री हैं, निराधार, आधारहीन ये बयान है।
आप देखें 15 साल 3 साल जोगी जी मुख्यमंत्री रहे, 15 साल रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 5 साल भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल अभी विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं। जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो 2003 के 1 साल 2 साल मानिए कि एनडीए की सरकार थी, शेष समय में यूपीए की 10 साल तक सरकार चली। 10 साल यूपीए की सरकार के बाद में एनडीए की सरकार आती है। कुछ समय रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अगले टर्म में भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्रित्व में कांग्रेस की सरकार रही। कभी किसी ने दलगत ऐसा आरोप या ऐसा कमेंट आज तक नहीं किया। कांग्रेस के काफिले का खात्मा, उसके ऊपर भीषण गोलीबारी और हमारे टॉप मोस्ट लीडरशिप की शहादत ये किस समय हुई। फिर भी इस परिस्थिति को देखते हुए, समझते हुए कि इसमें वो राजनीति नहीं होनी चाहिए, दलगत राजनीति, जो आज अगर अमित शाह जी कह रहे हैं तो कर रहे हैं, आपत्तिजनक है। ये मामला किसी पार्टी का नहीं है, मौका था और कारण था। रमन सिंह जी की सरकार उस समय बर्खास्त शायद होनी भी चाहिए थी। एनआईए की टीम इंक्वायरी करने आती है और एनआईए की टीम जो इंक्वायरी करने आती है उसमें पुलिस फोर्स क्यों नहीं प्रोवाइड की गई, ये जांच का बिंदु नहीं था। जांच के बिंदु तो राज्य सरकार देती है ना, इस बिंदु पे आप जांच करो, तो कैसे आपने जाने दिया। इसके पहले एक बार गांव में आग लग गई थी, कुछ घरों को जला दिया था। कांग्रेस के विधायक विधानसभा की कार्रवाई को छोड़ के वहां जा रहे थे, उन लोगों को रोका गया कि नहीं, सिक्योरिटी का मामला है। आपने रोका क्या इस काफिले को जाने से? और एक आदमी तैनात नहीं है रास्ते में, जबकि कॉन्स्पिरेसी थी मतलब आपके हिसाब से कोई ना कोई 100% कुछ न कुछ गड़बड़ था। सामान्य से हटके 100% था। कुछ तो पता नहीं लगा पाए, लेकिन आप लोग की भी सरकार थी 5 साल, आप ही लोग पता लगा लेते। वो जब एसआईटी की बात आई तो किसने हाई कोर्ट में स्टे लगवाया? बाबा दोस्ती जिससे करते, क्या दोस्त अभी भी सही नहीं बना पाते? राजेश अग्रवाल से दोस्ती की, राजेश अग्रवाल बीजेपी में चले गए, चुनाव लड़ लिए। भूपेश बघेल से दोस्ती की, भूपेश बघेल ने कहीं का नहीं छोड़ा। क्या है मतलब, दोस्त अपन बना नहीं पाते हैं या तय नहीं कर पाते हैं या कमी है कुछ? अब आगे समय में थोड़ा समझना पड़ेगा कि दोस्ती किससे करनी है, नहीं करनी है, किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। मैं दोस्त बहुत कम बनाता हूँ और बनाता हूँ तो इसी मंशा से बनाता हूँ कि वो संभवतः आजीवन चले, वो संबंध अब आजीवन चले। राजनीति में जो हम लोग के संबंध बने, भूपेश से आपने कहा, तो जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मैं भूपेश जी को जानता भी नहीं था। तो राजेश तिवारी, भूपेश बघेल, बलराम तिवारी, ये सब, बलराम मुखर्जी, ये सब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अपने जिलों के एक समय में थे। तो उनने, बलराम मुखर्जी ने मेरे को यहाँ रायपुर का जो मयूरा होटल है वहाँ पर साथ बैठाया, मिलाया, और वहाँ से हम लोग दोस्त के नाते नहीं, राजनीतिक सहयोगी के नाते हम लोग साथ चले और अच्छा संबंध बन के चला 18 साल तक। 2018 के चुनाव तक में कहीं कोई बात नहीं है। सत्ता में आने के बाद ये बात आने रही कि जय वीरू की दोस्ती में कुछ दरार आ गई क्या, कि संबंध बिगड़ गए। तो राजनीति है, राजनीति में हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ बातें एकदम सामान्य नहीं दिख रही थी, पब्लिक को भी नहीं दिख रही। तो मैं बोलूँ नहीं सब एकदम ठीक है, तो भाई ये क्या बाबा बोल रहे हैं, दुनिया देख रही है कि कुछ तो था, सामान्य से हटके कुछ तो परिस्थिति क्या था बाबा? इतने सारे विधायकों को बाबा ने फाइनेंशियली हेल्प किया, जीते वो चुनाव, 2.5 साल बाद वो उन्होंने बाबा से दगा कर दी। उसके बाद 2.5 साल वाला क्या हुआ पता नहीं, लेकिन बाबा जिस जगह मीटिंग लेने जाते थे वहाँ से एसपी कलेक्टर को गायब होने के आदेश दे दिए जाते थे। आपने कहा भी कई बार, मेरे बच्चे की उम्र के हैं, अगर इस प्रकार कर रहे हैं तो बुरा लगता है। आज वो सब चीज़ें याद आती होंगी, निश्चित तौर पर आती होंगी। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी जब भी बाबा के प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका आएगा तो एक सबसे बड़ा पिलर जो खड़ा रहेगा कि नहीं बनने देना है, वो भूपेश बघेल होंगे। ऐसा है क्या? शायद नहीं, क्यों, मैं तो भूपेश जी से बात भी करता हूँ, ये सब की भी बातें होती हैं कि क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या, देखिएगा। तो बनने देना चाहेंगे आपको दोबारा, ऐसा लगता है आपको अगर पार्टी के हित में होगा, बेहतर हित में होगा, अगली सरकार बनाने के हित में होगा तो क्यों नहीं, वो भी तो चाहेंगे कि सरकार बने।
कहाँ, लेकिन आपकी कैंडिडेट छन्नी साहू थी, उन्होंने जैक लगा दिया कि छन्नी साहू नहीं बने बाकी कोई बने, संगीता सिन्हा बन गई ना। जैक भाई कितने लगाए? भूपेश बघेल जी का इतना तो रुतबा है कि वो आज भी जो चाहे वो कर लें। ऐसा पूर्व नहीं CM है रहे कि हैं जो चाहे कर लें, लेकिन एक एक सीएम है, तो जैसे आप रुतबा कह रहे हैं या एक उपस्थिति होती है एक सीएम की, कितने राज्य होंगे जिनके एक सीएम है, आप देखिए उनकी उपस्थिति नहीं होगी, होगी। तो उस हद तक भूपेश जी की भी निश्चित रूप से उपस्थिति है। उनको जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बना के असम जाते हैं, वहाँ चुनाव के समय यूपी जाते हैं, वहाँ चुनाव के समय और जगह उनको जवाबदारी दी जा रही, तो कैसे नहीं है। पर दूसरा और कोई भी कहीं नहीं है, ऐसा भी नहीं है। 8 से 13 टीएस बाबा को भी जिम्मेदारी कहीं कहीं पार्टी दे देती है कि आज यहाँ चले लेकिन जाओ, बड़ी तो त्रिपुरा 8 से चले 13 जाओ, तो वहाँ विधायक रहे, 13 से 18, 18 से 23, 3 बार विधायक, नेता प्रतिपक्ष भी आप रहे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। घोषणा पत्र आपने तैयार किया, कहा जाता है कि उस घोषणा पत्र के सहारे कांग्रेस पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी। सीएम बने भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है, पहली उनका नंबर लगा, वो बन गए। कहा भी जाता है स्वाभाविक रूप से जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का सरकार बनेगी तो सबसे पहला हक उसी का सीएम बनने का होता है, इसलिए नहीं बनने देना चाहते। अभी देखिए केरल में सीएम बने तो सीएलपी बने, तो अभी तो सीएलपी भी नहीं है। नहीं सीएलपी बने ना, उस समय तो मैं सीएलपी था, भूपेश जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे। तो कांग्रेस के संगठन में या शायद किसी भी पार्टी के संगठन में नंबर 1 कौन होगा, चीफ मिनिस्टर नंबर 1, तो पार्टी के संगठन में नंबर 1 कौन होगा, पीसीसी प्रेसिडेंट। नंबर 2 कौन होगा, सीएलपी, खड़गे जी नंबर 1, नंबर 2 राहुल गांधी जी एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, नंबर 2 राहुल गांधी जी। तो ये रूटीन रहता है। तो ये फिक्स नहीं है कि खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, या भूपेश बघेल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, या जो सीएलपी होंगे वो मुख्यमंत्री बने। पर फ्रंट रनर में डेफिनेटली इन लोग का नाम होगा। एक सवाल आपसे पूछ रहा, हो सकता है आपको थोड़ा सा असहज हो जवाब, लेकिन बाबा हर आदमी को अपने लिए लड़ना चाहिए। आपके जो कार्यकर्ता आपके साथ हैं वो इस उम्मीद में हैं कि बाबा कल कुछ बनेंगे तो हम बाबा के साथ खड़े होंगे। 2.5 साल वाला जो प्रकरण था, सबने उम्मीद की थी कि बाबा अड़ेंगे, और बाबा अड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बेहतर विकल्प बाबा के लिए सामने आएगा। लेकिन बाबा नहीं अड़े, बाबा कांग्रेस के सच्चे सिपाही बने रहे, कुछ नहीं बोले। बाबा ने एक विभाग छोड़ा, बाबा केवल स्वास्थ्य मंत्री बने रहे, डिप्टी सीएम बने, लेकिन उसका बहुत बड़ा खामियाजा बाबा को अपनी सीट गंवाने से, पूरी सरगुजा का 14 की 14 सीट गंवाने से कांग्रेस पार्टी को होना पड़ा। लेकिन निपटाव की राजनीति चली, मोहन मरकाम को वहाँ निपटा दो, दीपक बैज को वहाँ निपटा दो, बाबा को वहाँ निपटा दो। आज निपटाते निपटाते कांग्रेस पार्टी बाबा निपट चुकी है। कुछ उम्मीद दिख रही है 2028 की? कांग्रेस पार्टी तो देखिए निपटने के आसपास नहीं है छत्तीसगढ़ में, ईमानदारी, कोई कांग्रेस की बात या मेरी बात या पार्टी की बात नहीं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, उनको उम्मीद अपने साथियों को आगे बढ़ाने में रहती है कि हमारी थोड़ी ज़्यादा चलेगी पार्टी में, और उनसे अलग से जब बात करते हैं सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के अलावा, तो उनको बताते भी हैं कि ये स्थितियां हैं, कि हाई कमांड है, हाई कमांड से चर्चाएं होती भी हैं, हम लोग की भी होती हैं, बहुत चीज़ें हम लोग नहीं बता पाते, सार्वजनिक नहीं कर पाते, पर हाई कमांड से लड़के ही कुछ मिलेगा। बट हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। लड़ने की जरूरत तब होगी जब हाई कमांड सुन नहीं रहा है। अगर हाई कमांड सुन नहीं रहा है तब तो आप लड़ोगे, जब हाई कमांड से आप मिल रहे हो और आपकी हाई कमांड से बात हो रही है और हाई कमांड कुछ कह रहा है, तो उनकी बात तो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। मीडिया भी चाहेगा कि बताइए, हम लोगों को बताएं। बट शैलेश पांडे थे एक आपके साथी, प्रेम साय सिंह टेकाम थे, ये दोनों ही थे जो नजर आए, बाकी सब लोगों ने तो पाला बदल दिया। 2.5 साल के बाद किसी ने बदला, किसी ने 3 साल के बाद बदला, लेकिन ये सरकार के एकदम निशाने पर रहते थे ये दोनों। शायद प्रेम साय जी को तो टिकट भी नहीं मिली। लगभग सारे विधायक, लगभग 71 हो गए थे, संपर्क में रहते थे। लगभग दिल्ली तो नहीं गए आपके लिए कोई कि नहीं बाबा को बना दीजिए 2.5 साल? मैं लेके वैसा नहीं गया। तो जो लेके गए उनका साथ तो उन्होंने दिया ना। साथ मतलब बोले कि चलो तो मुख्यमंत्री के नाम पे कोई ले जा रहा है तो क्या करेंगे, नहीं जाएंगे? गए ना, लेकिन जाएंगे। और वहां जाके उन्होंने क्या बोला, आपने यानी मीडिया ने उनसे पूछा,
तो बस में बैठे हुए विधायक मीडिया को बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो दोनों बराबर है, हाईकमांड जो कहेगा हम सहमत हैं। कोई उम्मीद अभी भी प्रदेश अध्यक्ष बनने की बाबा? उम्मीद उस नाते कि परिवर्तन अगर होता है तो मुझे लगता है मेरा नाम भी विचार में एक रहेगा, क्योंकि अब नई जनरेशन भी आ रही, उमेश पटेल भी आ रहे हैं, उमेश पटेल भी देवेंद्र हैं, यादव भी आ रहे हैं देवेंद्र बहुत यादव तेजी भी के हैं, साथ, अमरजीत भगत भी हैं, ताम्रध्वज साहू भी हैं, रविंद्र चौबे भी हैं, जो है अभी अपने अध्यक्ष वो भी हैं, और अभी कवासी जी के लिए तो दिक्कत होगी, लेकिन लखेश्वर बघेल भी हो सकते हैं, अनिला भेड़िया भी हो सकती हैं। बस बहुत नाम है जो अपन गिना सकते हैं कि जिनके नाम तो सीरियसली। फिर बाबा को क्या मिला? इतना त्याग, बाबा को तपस्या क्या मिला? आप लोगों का इतना स्नेह मिला, छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला, छत्तीसगढ़ के लोगों का, मैंने जैसा मीडिया के लिए कभी नहीं सोचा था कि इतना स्नेह मिलेगा, लोगों का स्नेह मिला। इससे बड़ी समझिए कि पूंजी आदमी को क्या मिल सकती है जीवन में। आप कुछ पद में आओगे 2 दिन के लिए आओगे, किसी भी पोस्ट में आप रहोगे, मुख्यमंत्री बन गए कितने दिन के लिए? 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन अगर आपके संबंध बने और आपने जीवन में जहाँ काम किया वहाँ लोग आपके लिए कुछ स्नेह रखते हैं जो लंबा चल रहा है। आखिरी सवाल बाबा, बहुत सारे जिलों का दौरा बाबा ने शुरू कर दिया है, ऊपर से कोई साइन मिल गया कि तुम शुरू करो काम? मेरा एकमात्र टारगेट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ। आज किसी वैसे पोस्ट में नहीं हूँ, ना मैं पीसीसी का पदाधिकारी हूँ, ना मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, ना मैं मंडल का पदाधिकारी हूँ, ना पोलिंग बूथ का पदाधिकारी हूँ, ना मैं एआईसीसी में कोई पदाधिकारी हूँ। स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य मेरे को बड़ा सम्मान मिला है स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, लेकिन फील्ड का मेरे पास कौन सी जवाबदारी है? कोई भी नहीं है। पर मुझे अगर पार्टी के लिए कुछ योगदान देना है जो मुझे लगता है मैं दे सकता हूँ। अभी आपने कहा कि लोगों से संपर्क हुआ, तो इनके पास जाके मिलना, कांग्रेस खत्म हो गई छत्तीसगढ़ में, एक आपने कहा, हो सकता है उनको भी लग रहा हो क्या हो रहा है, सरकार के बाहर हैं, कोई पूछ परख नहीं है, तो उनके साथ कुछ समय बिताना, उनका मनोबल अगर उससे बढ़ता है तो कांग्रेस के लिए मैं उससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। आपने कहा करप्शन की बातें हैं, सबूत नहीं कर सकते, सबूत जुटाने का कोई साधन ही नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन तक में बाधाएं हैं, कहाँ से जुटाएंगे? पर कुछ नहीं अगर कर सकते तो अपने लोगों के पास जाके उनके साथ समय कुछ गुजार के उनका अगर मनोबल उससे बढ़ता है तो ये तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। आपने सिंहदेव साहब को सुना, बहुत साफ है। देखिए, सरलता भी है, सज्जनता भी है, ईमानदारी भी है। राजनीति में ईमानदारी बहुत कम नज़र आती है। जो दिल में है बोल दीजिए, क्या नफ़ा होगा क्या नुकसान होगा छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, कांग्रेस के सच्चे सिपाही कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। खरी बात में इतना ही। अगली बार फिर किसी नेता साहब की मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।